और दूसरी जो कृति है, दूसरी जो पुस्तक है हमारे लोकार्पित होने के लिए, वो है हिंदी साहित्यहास में बिखरे मोती एवं भाषा, जो कि डॉक्टर अहिल्या मिश्र जी की दोबारा ये कृति है। और इसके लिए इसके परिचय के लिए मैं आवाज़ दूंगी डॉक्टर बी बालाजी को। सर, स्वागत है आपका, कृपया आएं और हमें इस पुस्तक के बारे में बताएं। नमस्कार। मंचासीन सभी प्रभावशाली व्यक्तित्वों को प्रणाम करता हूं और सभागार में उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों, भाषा कला के साधकों को प्रणाम। आज मैं डॉक्टर अहिल्या मिश्र की सद्य प्रकाशित पुस्तक साहित्य इतिहास में बिखरे मोती एवं भाषा, समीक्षात्मक लेखों एवं विभिन्न गोष्ठियों में प्रस्तुत प्रपत्रों का संग्रह से आप सबका परिचय कराने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। यह संग्रह लेखिका के लगभग 35-40 वर्षों की शोध साधना का जीवंत दस्तावेज है। पुस्तक का शीर्षक ही अपनी कहानी स्वयं कहता है। इस बारे में श्री अवधेश कुमार सिन्हा जी ने भूमिका में लिखा है। यह पिछले वर्ष 2024 में अहिल्या जी अस्वस्थ होकर अपने घर की चार दीवारी में कैद हो अवसाद से न भर जाती तो दशकों से किसी अलमारी, बुक शेल्फ और टेबलों के ड्रावरों में अनजान से बिखरे हिंदी साहित्य के हीरे मोती ढूंढे नहीं जाते। इन्हें समेटकर व्यवस्थित कर एक पुस्तक के रूप में प्रकाशन की परिकल्पना नहीं बनी होती और साहित्य जगत इनसे अनभिज्ञ ही रह जाता। भूमिका प्रश्न 5। अर्थात यह पुस्तक एक आकस्मिक अस्वस्थता की उपज नहीं, यह दशकों की बौद्धिक तपस्या का एक सुखद संयोग से प्रकाश में आया प्रतिफल है। डॉक्टर अहिल्या मिश्र जी द्वारा लिखित पुस्तक हिंदी साहित्य इतिहास में बिखरे मोती एवं भाषा का प्रकाशन इंडिया नेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड नोएडा द्वारा किया गया है। यह पुस्तक का प्रथम संस्करण है 2026। इसके लगभग 378 पृष्ठ हैं जो पीडीएफ में मुझे प्राप्त हुए थे। मूल्य उसमें अभी दिया गया नहीं है। अमूल्य है, साहित्य तो अमूल्य ही होगा। तो 378 पृष्ठों की यह पुस्तक 4 भागों और 34 शोध पत्रों का संग्रह है। इसकी विषय विविधता उल्लेखनीय है। इन शोध पत्रों के साथ ही अवधेश सिन्हा जी द्वारा लिखित भूमिका और स्वयं लेखिका द्वारा लिखित मेरी अपनी बात इस पुस्तक के संदर्भ में जब कभी आप यह पुस्तक पढ़ेंगे तो इस अंश को अवश्य पढ़िएगा। इसमें आपको लेखिका की शोध प्रक्रिया के साथ साथ उनके जीवन से जुड़े कई घटनाओं, गतिविधियों को जानने का अवसर तो मिलेगा ही, आप उनके व्यक्तित्व को भी करीब से जान पाएंगे। भाग 1 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास दर्शन, आलोचना दृष्टि और सृजनात्मक कृतित्व पर 7 गहन लेख हैं। भाग 2 में भक्ति काल पर 10 लेख हैं, जिनमें पद्माकर की बिंबात्मक कविता से लेकर मिथिला की संत परंपरा तक का विस्तृत फलक आप देख सकते हैं। भाग 3 में भारतेंदु, छायावाद, जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त के काव्य पर 11 लेख रखे गए हैं और अंतिम भाग 4 में मैथिली और भोजपुरी भाषा साहित्य पर 6 भाषा वैज्ञानिक निबंध हैं। भाग 1 मेरे विचार से इस पुस्तक का सर्वाधिक केंद्रीय एवं महत्वपूर्ण भाग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर केंद्रित ये 7 लेख इस पुस्तक का आधार भी हम कह सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास दर्शन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं आलोचना की दृष्टि, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सृजनात्मक कृतित्व, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समीक्षा सिद्धांतों की प्रासंगिकता, बौद्धिक उपनिवेशवाद का आलोचनात्मक स्वरूप एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी समीक्षा का सत्व,
भक्ति काव्य के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सौंदर्य दृष्टि, इस तरह के 7 लेख इस भाग में संकलित है। डॉक्टर मिश्र ने शुक्ल जी को केवल इतिहासकार नहीं, एक दार्शनिक, सृजनकर्ता और सांस्कृतिक स्वाधीनता सेनानी के रूप में देखा है। उनकी आलोचना दृष्टि के विषय में लेखिका की स्थापना सटीक लगती है। रस तथा लोकमंगल शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि के 2 प्रधान आयाम हैं, जिनका परस्पर अंतर्बोध ही उसे एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान करता है। इन दोनों अवधारणाओं को शुक्ल जी ने भारतीय परंपरा से ही ग्रहण किया है, परंतु एक परंपरावादी के रूप में नहीं, उन्हें नया अर्थ और नई व्याख्या देने वाले एक वैज्ञानिक दृष्टिपरक आलोचक के रूप में। पृष्ठ 44। शुक्ल जी की बौद्धिक स्वायत्तता पर टिप्पणी करते हुए लेखिका कहती हैं, रामचंद्र शुक्ल ने उन सभी जातीय परंपराओं और क्षमताओं को ललकारा जो अपने स्वतंत्र आधुनिक विकास के मार्ग में अवरुद्ध पड़ी थी। पृष्ठ 84। और शुक्ल जी की समीक्षा दृष्टि की सूक्ष्मता और व्यापकता पर उनका निष्कर्ष है, काव्य और साहित्य की आलोचना के क्षेत्र में जो रेखा वे खींच गए हैं, उससे बड़ी रेखा खींचने वाला दूसरा कोई समीक्षक उनकी जीवन दृष्टि के दायरे से नहीं आया। हमें उस दिन की प्रतीक्षा है जब आचार्य शुक्ल के आलोचना कर्म से भी बृहत्तर आलोचना कर्म के साथ उनकी सी जीवन दृष्टि और साहित्य दृष्टि को कोई आलोचक सामने आएगा। आचार्य शुक्ल के आलोचना कर्म की उनकी साधना की फलश्रुति भी तभी होगी। पृष्ठ 54। भाग 2 भक्तिकाल पर समाजशास्त्रीय एवं सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि से आलोचना प्रस्तुत की गई है। भक्तिकाल के 10 लेखों में डॉक्टर मिश्र की मार्क्सवादी और समाजवादी दृष्टि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वे भक्ति आंदोलन को केवल धार्मिक नहीं, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की चेतना का वाहक मानती हैं। 10 लेखों के शीर्षक इस प्रकार है। पद्माकर के काव्य प्रतिपाद्य विषय और उसकी बिंबात्मक पृष्ठभूमि, भक्तिकाल का मार्क्सवादी मूल्यांकन, भक्तिकाल एवं आधुनिक बोध की पृष्ठभूमि, भक्त कवियों का सौंदर्य दृष्टिबोध, सौंदर्य शास्त्र एवं भक्तिकाल की अपेक्षाएं, भक्तिकालीन ईश्वरीय तत्व का सामाजिक पक्ष, भक्तिकाल का सामंती विरोधी मूल्य, संत तुलसीदास के रामचरितमानस में सामाजिक चिंतन, अष्टछाप के कवि एवं उनकी कविताएं, मिथिला के साहित्य में संत परंपरा। डॉक्टर अहिल्या मिश्र का मानना है कि संपूर्ण भक्ति काव्य की केंद्रीय चिंता यही रही है कि इस लोक से अध्यात्म को कैसे व्यंजित कराया जाए। हिंदी भक्ति काव्य को धार्मिक काव्य की श्रेणी में भी नहीं रखा जा सकता है। यदि रखते हैं तो हिंदी साहित्य का इससे बड़ा अपकार और कुछ नहीं है, कारण कि कवि की उर्वर कल्पना, कवि प्रतिभा का नवोन्मेष और इनमें रची गई अद्भुत कलात्मक दृष्टि जो पाठक में कलात्मक आस्वाद उत्पन्न भक्ति काव्य की मौलिक उपलब्धि है। पृष्ठ 167। भक्ति काव्य की मौलिक उपलब्धि और कवि प्रतिभा के संबंध में की गई यह टिप्पणी डॉक्टर मिश्र की आलोचना दृष्टि को रेखांकित करती है। इस भाग में भक्ति और समाज के संबंध पर लेखिका का यह सार वाक्य उल्लेखनीय है। भक्ति मानव के बीच सभी भेदों अभेदों को अस्वीकार कर अभेद की सृष्टि करती है। पृष्ठ 205। भक्त कवियों की सौंदर्य दृष्टि पर उनका निष्कर्ष है, भक्त कवियों की सौंदर्य दृष्टि रहस्यमय, नैसर्गिक, स्वच्छंद, स्पंदनशील और उदात्त है। वह सीमा का ध्यान रखें। जी सर, अभी हो गया सर, 2 ही भाग है। वह आधुनिक कृत्रिमता, विलासिता और असामाजिकता से मुक्त है। पृष्ठ 160। भाग 3। इस भाग में डॉक्टर अहिल्या मिश्र ने भारतेंदु युग की काव्य प्रवृत्तियां, छायावाद का पुनर्मूल्यांकन, प्रसाद की कामायनी और मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीयता का विश्लेषण किया है। इसमें कुल 11 लेख हैं। भारतेंदुकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्तियां, छायावाद का पुनर्मूल्यांकन, प्रसाद साहित्य का विश्लेषण, जयशंकर प्रसाद के साहित्य में स्वच्छंदतावाद एवं यथार्थवाद, प्रसाद साहित्य में ऐतिहासिक चेतना, प्रसाद साहित्य में सामाजिक चेतना,
मैथिलीशरण गुप्त के काव्य में युग चेतना, मैथिलीशरण गुप्त अपने साहित्यिक योगदान एवं राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित, मैथिलीशरण गुप्त के काव्य में धार्मिक एवं सांप्रदायिक समन्वय, मैथिलीशरण गुप्त के काव्य में अभिव्यक्त राष्ट्रीयता का स्वरूप, मैथिलीशरण गुप्त के काव्य में आदर्श शासन का स्वरूप। छायावाद की प्रासंगिकता पर उनका यह कथन दूरदर्शी है। विश्व साहित्य की लगभग सारी आधुनिक, नई और सार्थक कविता आधुनिक भौतिक और यांत्रिक प्रगति के प्रति समर्पित स्वीकार भाव लेकर नहीं चली है, वह अपनी मानवीय और आध्यात्मिक जड़ों की तलाश करती है। प्रसाद की कामायनी को वे चेतना पुराण की संज्ञा देती है। यह एक मौलिक व्याख्या मुझे लगती है। मैथिलीशरण गुप्त की राष्ट्रीयता की व्यापकता पर उनका यह निष्कर्ष भी महत्वपूर्ण है। गुप्त जी की राष्ट्रीयता बहुमुखी आयामी थी। तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति मात्र उसका उद्देश्य होता तो आज भारत के स्वतंत्र होने के 8 शताब्दियों बाद भी उसकी प्रासंगिकता जो की त्यों नहीं बनी रहती। भाग 4। इस भाग में मैथिली और भोजपुरी पर लेखिका के निबंध इस पुस्तक की एक विशिष्ट उपलब्धि है। उस समय मेरे विचार से उस समय जब इन भाषाओं पर इस प्रकार का शोध बहुत ही दुर्लभ हुआ होगा, क्योंकि उन्हें कई पुस्तकालयों और पुस्तकों को छानना पड़ा। बोलियों की भूमिका पर उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अपनी भाषा एवं बोलियों को बचाना, अपने देश की विरासत एवं संस्कृति की रक्षा करना, यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। बोली और भाषा बचेगी तो देश की पहचान बनी रहेगी। पृष्ठ 327-328। समग्र समीक्षा दृष्टि के रूप में मैं आपके सामने छोटा सा अंश रखना चाहता हूँ। इस संपूर्ण पुस्तक में डॉक्टर अहिल्या मिश्र की समीक्षा दृष्टि की 4 विशेषताएं उभर कर आती हैं। प्रथम, संतुलित न्याय दृष्टि। वे किसी भी रचनाकार की सीमाओं को स्वीकार करते हुए भी उनकी उपलब्धियों को रेखांकित करने में संकोच नहीं करती। द्वितीय, शास्त्रीय गांधीर्य और सहृदय सरलता का समन्वय। उनकी भाषा पाठक को उलझाती नहीं, उद्बोधित करती है। तृतीय, तुलनात्मक पद्धति। वे विभिन्न आलोचकों की दृष्टियों से तुलना करते हुए निष्कर्ष तक पहुंचती है। चतुर्थ, बहुशास्त्रीय दृष्टिकोण। इतिहास, दर्शन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र सभी की सहायता से वे साहित्य को परखती हैं। हिंदी साहित्य इतिहास में बिखरे मोती एवं भाषा, यह पुस्तक हिंदी समीक्षा परंपरा का एक जीवंत दस्तावेज है। इसका मूल्यांकन बिखरे मोती के रूप में ही सही, किंतु मोतियों का भी कोई मूल्य तो होता ही है। यह एक ऐसी लेखिका की श्रम सिद्धि है जिसने अपने जीवन के संध्याकाल में बिखरे हुए अपने बौद्धिक अवदान को एकत्रित कर हिंदी साहित्य जगत को एक अमूल्य भेंट दी है। अंत में मेरी अपनी बात इस पुस्तक के संदर्भ में एक अंश से प्रस्तुत करके अपनी बात को मैं विराम देना चाहूँगा। वास्तव में श्री अवधेश कुमार सिन्हा जी की एक खोजी और विषय के तह तक जाने का स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे मन में यह धारणा थी कि वे ही मेरी इस पुस्तक का सही मूल्यांकन कर सकेंगे। बिना किसी लाग लपेट के अपने निर्णय शक्ति से 2 बातें कहेंगे, यानी ईमानदार शब्दों का गुलदस्ता मुझे सौंपेंगे। उन्हें पूर्व में ही धन्यवाद। एक मिनट बस। आगे उन्होंने पुस्तक के टंकक प्रकाशक को भी धन्यवाद दिया है। कहा है, श्री जितेंद्र प्रकाश विशेष धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इन आलेखों के जीर्ण शीर्ण अवस्था को बहुत सलीके से टाइप कर यह रूप दिया। इसके प्रकाशक श्री संजीव जी को विशेष धन्यवाद, जिन्होंने सहयोग से यह पुस्तकाकार स्वरूप पाकर आप सभी सुधी पाठकों तक पहुंच पाने में सफल रही है। अपनी बहू के लिए भी आशीर्वचन के रूप में वे कहती हैं, हाँ, एक और धन्यवाद की पात्र है मेरी बहुरानी डॉक्टर आशा मिश्रा मुक्ता। ये अगर पुराने ग्रह से यहाँ नवीन ग्रह तक आने में सभी कागजातों के साथ इन लेखों को भी एक स्थान पर इकट्ठा नहीं करती एवं इन्हें नहीं सहेजती, तो इसका यह स्वरूप कहाँ से बन पाता। इस कार्य को पूरा करने में सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोगियों का विशेष आभार। बस इतना ही, नहीं तो भाव में बहकर लेखनी कुछ अधिक चला चुकी हूँ। शब्दों का अंबार लगता ही चला जाएगा। प्रस्तुत विषय पर बहुत सारी घटनाएं एवं स्थितियां मन में हिलोरे ले रही हैं। बस धन्यवाद सही। मैं भी इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूँ।
डॉक्टर अहिल्या मिश्र जी को इस महत्वपूर्ण कृति के लिए शब्द सुमन समर्पित करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। कमाल वाले ही अरे आपका इतनी बार उल्लेख किया इन्होंने अगर नहीं करता तो न्याय नहीं तो उधर से ये मारते इधर से मैं मारता। धन्यवाद डॉक्टर बी बालाजी, आपको सम्मानित कर रहा है मंच, हम आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब इस दूसरी पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है। तो बिखरे मोती है ना भाई, वो समेट रखे हैं बिल्कुल। हाँ, मोती मुक्ता, आप यहाँ आ जाइए। मोहित जी, आप यहाँ आइए। मोती है ना, तो मुक्ता को यहाँ आना चाहिए। हाँ नहीं है ना भाई, पर्यायवाची है नाम का, आपको आना पड़ेगा। हाँ? दूसरी और आखिरी पुस्तक है डॉक्टर अहिल्या। नहीं, अभी कैसे आखिरी है? और निकल आएंगे, और निकल आएंगे, और है। और निकलेगी। अभी है